जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास हिस्ट्री का 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और आज 11वां चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर 9 दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई कोई जो चैप्टर होता है जैसे उत्तर काल और जैसे कि गुप्त काल है, तो उत्तर गुप्त काल ऐसे करके जब आता है ना तो वो सेकेंड चैप्टर हो जाता है। तो उसको हम ना कॉन्स्टेंस जो है वो गिन रहे थे। ठीक है, इसी वजह से जो है ये आपको 9वां दिख रहा है, लेकिन बेसिकली क्लास ये 11वां है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे। ऑप्शन सी पे है श्रीगुप्त। ठीक है। गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो है वो किसके सामंत थे? कुषाणों के। ऑप्शन बी पे है कुषाणों के। ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की है? महाधिराज की उपाधि जो है ना वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आप लोग को? चलिए, किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन बी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची 1 सूची 2 को स्थापित संबंधित की नहीं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की है? तो ये तो अभी बनाए थे ना, ये नहीं टिक किए थे। अच्छा, ये किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम का। अगला बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्त्री अभिलेख समुद्रगुप्त का है। बिलसंड स्तंभ लेख ये किसका है? ये कुमारगुप्त का है। भित्री स्तंभ लेख जो है ये है स्कंदगुप्त का। और मंदसौर लेख ये बंधु बर्मन का। ठीक है, बंधु बर्मन। चलिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। पहला का ये हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा, तीसरा का 3 नंबर हो जाएगा, चौथा का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगला अगला है गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो ये आर्यभट्ट थे। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत भाषा थी। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को कहा था। किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुनों को जो भारत पर आक्रमण करने से रोका था वह राजा कौन था बोल रहा है? तो वो थे स्कंदगुप्त। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है ऑप्शन डी पे है गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज कवि थे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हुए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए हमको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, जो कि कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है अजंता चित्रकारी व विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? वो नालंदा था। कौन सा? नालंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख भानुगुप्त से था। किससे? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान का शासनकाल किसके शासनकाल? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय
भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता था, मतलब कौन से कालखंड को कहा जाता था? तो गुप्त काल को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गुप्त काल को। किसको? गुप्त को। चलिए, फाहियान जो है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन के थे। कहाँ के? चीन के। सत्यबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकेंड किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकेंड किस वंश का संस्थापक था? देखिए यहाँ दिख नहीं रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया पढ़ने में। चलिए 18 नंबर का देखते हैं। तो ये थे वाकाटक वंश के। किस वंश के थे? वाकाटक वंश के। किस गुप्तकालीन शासकों को कविराज कहा गया? कविराज जो है किस गुप्तकालीन शासकों को कहा गया? तो ये कहा गया समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। किसमें कहा गया? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी। तो ये बोध गया का। ठीक है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु भगवान थे। ठीक है। 25 नंबर देखते। चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चांदी का विशेष सिक्का बोला जारी किया है। तो ये किए थे शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए थोड़ा स्क्रॉल नीचे करते हैं और इसको हम स्लो डाउन कर देते हैं। तो 26 नंबर में है मेहरौली दिल्ली। 26 नंबर आपको दिखाने के लिए हमको इधर करना पड़ेगा। चलिए क्या है? मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये चतुर्थ सदी में हुआ था। फाहियान और हैंसोंग ने के राज्यों को देखा था, मतलब कौन तीन गो राजा का राज्य देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन का। ऑप्शन डी पे है। धन्वंतरी थे। क्या थे? ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ये राजतंत्रात्मक। पहले तो राजतंत्रात्मक ही चलता था। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यू की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन से हैं? तो ये हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? 16, 17 और 19 का। ठीक है, 16, 17 और 19 का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? बताइए। तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को।
चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? किस उपलक्ष्य में? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन जो है किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे समुद्रगुप्त के। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है, चलिए ये दिख क्यों नहीं रहा है? दिखना चाहिए आपको। हाँ अब दिखेगा। चलिए अब हो गया 38 नंबर। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है ये बोल रहा है। तो ये गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य लिखे थे कालिदास। किसने लिखे थे? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग है? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग गुप्त काल से है। ठीक है, अगला स्लाइड में चलते हैं क्योंकि स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन में इजी पड़ रहा होगा देखने में, है ना, बढ़िया से दिख रहा होगा। पहले दिक्कत होता था एक एक करके बनाने में भी, हमको भी थोड़ा सा अब ज़्यादा अच्छा हो गया है। चलिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में जो है भू राजस्व का दर उपज का 6ठा भाग था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? ग्राम अनुदान दिया था। तो ये थे गुप्त वंश के। ठीक है, किस वंश के? गुप्त वंश के। दिल्ली के महरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रमाण में स्थित प्रसिद्ध स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में? चंद्र की स्मृति में। चलिए, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह प्रयाग के। एक मिनट रुक जाइए, किसमें है? प्रयाग के। चलिए, प्रयाग के। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। स्त्री पुरुष के समान था गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये कौन से राजवंश थे? ये थे गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानक हरण। जानकी हरण कालिदास की नहीं। ठीक है, बाकी तीनों कालिदास की है। अब देखिए 51 नंबर बोल रहा है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग में है। बाग, थार बोला जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के अवधि में शासन किया 319 से 500 ईस्वी तक किया था। बाल विवाह की प्रथम आरंभ हुई गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में।
बाल विवाह का प्रथम आरंभ गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये भी किए थे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किए थे वो थे गुप्त काल। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर देखिए, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लाइए। तो देखिए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। सही है। ये है कहाँ? 1 2 3 4 5, ऑप्शन ई में है। किसमें है? ऑप्शन ई दिख रहा है आप लोग को? ऑप्शन ई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा स्लाइड हमको फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। अरे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए क्या है 58 नंबर देखिए। 58 नंबर कह रहा है गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। चलिए कथन ए और कथन बी पढ़िए। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों से देखा जा सकता है। कारण आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। 61 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये ताम्र लिपित से होता था। ताम्र लिपित। ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी का सिक्का लाता वो क्या कहलाता था? रूपक। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो विशाखदत्त हो जाएगा नाटक, वारामिहिर हो जाएगा खगोल विज्ञान, चरक हो जाएगा चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पूछ रहा है ना, महान केंद्र कौन सा था? तो ये अभिज्ञान शकुंतल, नहीं, उज्जैन था, उज्जैन। ये अभिज्ञान शकुंतलम कहाँ से आ गया? चलिए कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यों कृतियों में होती है? किस कृति की सबसे ज्यादा होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग की है? किस युग की है? तो यह गुप्त युग की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? पतन का कारण नहीं था, बताइए। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ऑप्शन डी। 68 देखते हैं। 68 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपनी बीना बजाते हुए? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? सॉरी, समुद्रगुप्त का है।
वो बीजना बजाते हुए सिक्के जो है ना समुद्रगुप्त का है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनीकरण का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनीकरण का संबंध है चिकित्सा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर देखते हैं। उसके लिए फिर से स्लाइड हमको चेंज करना होगा। स्लाइड चेंज करना होगा तो आ गए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का जो सिक्का चालू किया था वो रामगुप्त थे। कौन था? रामगुप्त। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब बताइए। तो समुद्रगुप्त ये हो जाएगा प्रयाग प्रशस्त्री, समुद्रगुप्त द्वितीय महरौली लोह स्तंभलेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख, बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, आगे वाला स्लाइड में चलते हैं। सुमेलित कीजिए करें, सुमेलित करें, ये भी सुमेलित ही करने वाले। कुमार देवी प्रकार, कुमार देवी प्रकार, चंद्रगुप्त प्रथम, बीनावादक प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार समुद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, खाली सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ रहा है भाई। 74 नंबर देखते हैं। तो 74 का चंद्रगुप्त हो जाएगा महाधीराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत, स्कंदगुप्त सक्रोपम। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा कुमार देवी, रामगुप्त हो जाएगा ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त हो जाएगा दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय हो जाएगा प्रभावती गुप्त। ऑप्शन ए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? 12 राज्यों का धर्म विजय किया था। कौन था? कौन ऐसा महान शासक था? तो समुद्रगुप्त के अलावा कोई नहीं कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वराज्योक्षिता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की? किसने धारण किया? ये किए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तीर्थ को पराजित कर और उनकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? कौन किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को आर्यभट्ट, तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्टीय हो जाएगा। धन्वंतरी, नवनीकृतम, ये हो जाएगा ये। ब्रह्मगुप्त हो जाएगा ब्रह्म सिद्धांत, वाहार मिहिर पंच सिद्धांत तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं। देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रुकिए दिखेगा, अब दिखेगा। थोड़ा सा हमको फिर से स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा तो पीडीएफ में होता है ना ये सब चीज़। चलिए इसमें है ना ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन दिखेगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई ये बोल रहा हूँ।
तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था दूसरी बार मरम्मत। देखिए सुमेलित कीजिए, प्रशासनिक विभाजन और प्रशासक। तो भुक्ति प्रांत जो है वो था उपरीक, विषय जिला विषयपति, नगर नगरपति, ग्राम ग्रामिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। कौन सुमेलित नहीं है, बोला कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये है महाश्वेपति गज सेना का अध्यक्ष। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। सुमेलित कीजिए, ये भी सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने पे इसका आंसर आ जाएगा आपका क्षेत्र भूमि हो जाएगा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, वास्तु भूमि हो जाएगा जंगली भूमि, अपृहत भूमि हो जाएगा निवास योग भूमि, और खील भूमि हो जाएगा कृषि योग भूमि। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी है। 83 है ना, नहीं, रुकिए मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बस। इसका ऑप्शन ए है। क्षेत्र भूमि कृषि योग भूमि होता था, वास्तु भूमि निवास योग भूमि होता है, अपर्याय भूमि जंगली भूमि होता था, खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। 84 का देखते हैं, प्रयाग प्रशस्त्री रवि कीर्ति, यही सुमेलित नहीं है। 85 देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है। 85 में भी वही कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये भर्तहरि मेघदूतम, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। चलिए थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके आते हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि आपका सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और बताइए। तो 86 का हो जाएगा श्रेष्ठ साहूकार, सावर्तवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी, कारीगर होता था, कार्यस्थ लेखक होता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध ऑप्शन नंबर बी से था, गुप्त अरे हुन से। ठीक है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, महत्ता प्रदान करने वाला था मोखरी, मोखरी ऑप्शन सी पे है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच बताइए। 90 का हो जाएगा उसकी जंगरोधकता के कारण। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कट गया है, तो चलिए कि दिखेगा, नहीं दिखेगा। अच्छा इसको थोड़ा सा कम करके देखते हैं। नहीं वही ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, पुंडवर्धी भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। ये था उत्तर बंगाल में। किसमें था, उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में क्रिया का चित्रांकन काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, किस स्थान पर है, तो ये है
आपका 92 बाघ गुफाएं, ठीक है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। देखिए, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है दसपुर शिलालेख में। किसमें मिलता है? दसपुर। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो है यहीं तक है, तो इसको समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो उस पर डला हुआ है, जाके एक बार चेक कीजिए, विजिट कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक दो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हमको मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।